तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय कैरियर आफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक अच्छे सा टॉपिक बायोलॉजी सेक्शन से है। यदि ये क्वेश्चन पूछती है तो आपसे कितने नंबर में क्वेश्चन पूछी जाती है? 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पे। चलिए देखा जाए, ये क्वेश्चन आपको एक एनसीईआरटी तरफ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि क्या हमें ये क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो यहाँ पे कहना तुम्हें क्या कर रहा है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। मतलब मानव में जो गैसों का जो विनिमय जो होती है, गैसों का विनिमय का मतलब क्या हुआ? सांस लेना, है ना? सांस लेना, है ना? चलिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो कहा क्या कि जो हमारा जो गैसों का विनिमय जो हो रही है मानव में, मानव फुफ्फुस मतलब क्या होती है? फेफड़ा होता है ना? इस चीज को याद रखिएगा, फेफड़ा में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे हम अभी कल्पित किया है, मतलब कैसे में क्षेत्रफल को बढ़ाई गई है इस वायु को ग्रहण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए। इसी के बारे में जाना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इस तरह से पूछती है। और इस एक तरह से और इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है क्या कि मानव के श्वसन अंगों का रचना को वर्णन करें। मानव में क्या क्या रचनाएं होती है, मानव का श्वसन अंग में कौन कौन सी अंग भाग लेते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा कि जो जंतुओं जो होती है, जंतु में 3 तरह के श्वसन अंग होते हैं। आपको पता होगा ये चीज। जंतु जो होते हैं, जितने भी जंतुओं जो होती है, जंतुओं है, तो सभी जंतुओं में 3, मतलब पृथ्वी पर जितना भी जंतु आपको दिखाई पड़ रही है, ये 3 तरह से ये श्वास ले सकता है, 3 अंग द्वारा, जिसका एक का नाम होती है क्या, आप कह सकते हो ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। और दूसरी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं गील से। और तीसरा जो होता है वो क्या होती है? फेफड़ा। और फेफड़ा के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है मानव जो है स्तनधारी जो है, जिसमें क्या दिखाई पड़ रही है, मैमेलिया, अधिकांश मैमेलिया वर्ग में क्या होती है? फेफड़ा ही होती है, जो क्या लिया जाता है? सांस ली जाती है इसके द्वारा, है ना? और ये जो गिल्स जो होती है, गिल्स किस में होता है? तो ये मछली, मतलब जलीय जीव में कह सकते हो। कहाँ पे? जलीय जीव में। जो जलीय जीव जितने जो होते हैं उसमें जलीय जीव, ये जलीय जीव जो है, इसमें कौन सा श्वास किसके द्वारा सांस लिया जाता है? तो सर जी, गिल्स के द्वारा। और जो ट्रैकिया जो होते हैं, इसमें आते हैं कीट पतंग। जो कीट पतंग की सांस लेने की बात किया जाए तो किसके द्वारा लेता है? ट्रैकिया के द्वारा। और जो गिल्स जो आती है, वो गिल्स कहाँ पे आ जाएगा? जलीय जीव में। और फेफड़ा जो होती है वो स्तनधारी में, ये स्तनधारी, ये आपका जो है जंतु में सांस लेने का कुछ अंग होती है। आपको पता होगा कि जो उच्च श्रेणी को जो जंतु जो होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के अंग पाया गया, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, है ना? और उसमें एक प्रकार का अंग तंत्र बनते हैं। जैसे मानव की बात करें तो मानव, अच्छा, एक कोशिकीय जीवों में ऐसा कुछ अंग तंत्र नहीं पाया जाता था। एक कोशिकीय पादप की बात करोगे तो उसमें भी कोई विशेष प्रकार का अंग तंत्र नहीं पाया जाता। उसमें कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो विसरण क्रिया अपनाया जाता, और विसरण के द्वारा क्या कर लेता है? वो श्वसन की क्रिया कर लेती है, पूरी कर लेती है ना? चलिए देखिए, हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये फेफड़ा है। फेफड़ा हमारा स्टार्टिंग जो होती है, मतलब यदि देखा जाए तो जो हमारा फेफड़ा में जो श्वसन अंग जो होती है, उस श्रेणी के जो जंतु जो थे, अभी हम लोग मानव के केवल बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस श्रेणी के जो जंतु जो होते हैं वो नासिका से वायु को इंटर करता है, मतलब ये इन करती है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा कि जो हम लोग इन करते हैं, जिस समय हम लोग वायु को जब इन करते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में हमें गैस पाई जाती है। गैस में सभी अलग अलग होते हैं। कुछ गैसें जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो हमारा जो फेफड़ा है,
जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल से कितने परसेंट ली जाती है, तो सर जी कितने परसेंट, तो 21%, कितनी 21%, है ना। फिर उसके बाद में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितने हो जाते हैं, तो 0.03% हो जाते हैं। उसके बाद में आपको नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन की बात करोगे, तो ये कितने हो जाते हैं, 78%। ये जब हम इन करते हैं उस टाइम की बात किया जा रहा है। जब इसी बात को हम करें ऑड करने की बात किया जाए, तो इसमें कुछ मात्रा में बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाती है 4% घट जाती है, यानी कि ये 17% हो जाती है। और उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं, जो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, लगभग ये 4% हो जाती है। और नाइट्रोजन जो होता है वो सेम ही रह जाता है। इसका मतलब क्या, ये 78 के 78 ही रह जाता है। ये हमारा ये ऑट और इन की क्रिया होती है। और जो देखा जाए तो जो हमारा नासिका छिद्र होती है, ये नासिका छिद्र के द्वारा वायु को क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। मतलब हमें जो ऑक्सीजन को लेना रहता है तो हमारा नाक जो होती है, ऐसा नहीं कि नाक डायरेक्टली वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को छान लेती है, ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए छानने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो हमारे फेफड़ा में जाना पड़ता। फेफड़ा का एक भाग होती है जिसका नाम होती है वायु कोष्ठिका, है ना। और वही वायु कोष्ठिका के पास ही इसे जाना पड़ता है। और वहाँ से मतलब कि वहाँ पे रहती है क्या, जो कि रक्त के सिकाएं होती है, और रक्त के सिकाएं उसे रक्त में जो ऑक्सीजन जो आया फेफड़ा में, एल्वुलाई जो मतलब वायु कोष्ठिका था, जो उसे पकड़ कर ले आता है, अल्लाह कर क्या कर देती है, रक्त को देती है। रक्त क्या करती है, पूरे शरीर में आपको पहुंचा देता है। वहां से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, सभी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर कर दिया जाता है। चलिए, तो ये जो हमारा नासिका छिद्र से होते हुए हमारा वायु पहुंचती है कहाँ पे, एक भाग होती है यहाँ पे जिसका नाम होती है लैरिक्स। आगे वाले टॉपिक में हो सकता है अगला एक फिगर और है, उसमें फिगर में आपको दर्शाया गया होगा। जो लैरिक्स होती है, और लैरिक्स के बाद जो हमारा जो वायु होती है वो कहाँ पे प्रवेश करती है, ये वाला ट्रैकिया में। ये जो लंबे जो दिखाई पड़ रही है हमारा शरीर में करीब 11 सेंटीमीटर के आसपास ही होते हैं। लगभग कितने होते हैं, 11 सेंटीमीटर। और वायु प्रवेश करती है यहाँ पे, यहाँ से क्या होती है, 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। कितने में, 2 भागों में। और ये जो इधर मान लिया कि बायां फेफड़ा में पहुंच जाती है, और इधर दायां फेफड़ा में ये वायु प्रवेश करती है। वहां पे जो ब्रोंकस जो होती है वो भी आगे चलकर बढ़ जाती है। और ये छोटे कई पतली नलिकाओं में बढ़ती है। और वे भी आगे चलकर, मतलब जो ये नलिका जो आपको बटा, ये भी आगे चलकर गुच्छाओं में विभाजित हो जाती है। और यही गुच्छा जो होती है वो तुम्हारा क्या होती है, वायु कोष्ठिका होता है। और ये वायु कोष्ठिका क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को केवल पकड़ती है। वहां पे वहां पे पकड़ने का जो छानने का जो कार्य करती है वो वायु कोष्ठिका। लेकिन वहां पे पकड़ने का बात किया जाए तो वो कौन रहता है, आरबीसी रहता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि जो एक हीमोग्लोबिन जो होती है, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को, कितने अणु को, ये 4 अणु को ले जाता है। कितने अणु को ले जाता है, 4 अणु को। इस चीज को आपको रट जाना है, क्योंकि ये आपको एकदम VVI टॉपिक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछती है, ऑब्जेक्टिव नंबर में क्वेश्चन में पूछती है। चलिए चलते हैं हमारा सिलेबस पे, आगे चलते हैं। आगे कहता बस वही फिगर है, थोड़ा सा कहा कि मानव, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता, मानव में गैसों का विनिमय के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग कौन से तंत्र बोलते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव में या उच्च श्रेणी के जो जंतु जो होते हैं उसमें क्या होती है, श्वसन के लिए एक प्रकार का तंत्र, सिस्टम होते हैं। सिस्टम का निर्माण कब होगा, जब अंगों का ढेर सारा अंग मिलती है तो उस कंडीशन में होता है ना। ठीक है, उसके बाद में आगे देखा जाए। आगे कहा क्या कि मानव में श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मानव में श्वसन अंग मेन रूप से जो होता है वो कौन होता है, फेफड़ा होती है। लेकिन उसके सहायक अंग भी होती है, जैसे नासिका हो गया, ट्रैकिया हो गया, लैरिक्स हो गया। ये सभी आगे चलकर वो
भाग लेता है सांस लेने में, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो श्वसन अंग जो होती है वो कौन होता है, तो फेफड़ा होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि मानव का श्वसन अंग कौन होता है, तो कौन होता है, तो ये सब्जी फेफड़ा यानी कि लंग्स होती है। लंग्स जो हमारा जो हड्डी जो होती है, रिब्स जो होती है, वो पसलियां जो होती है, पसलियों से क्या होती है, ढकी होती है। ये वाला जो भाग हमारा है, ये जो पूरा का पूरा जो भाग है यहाँ पे, ये दोनों फेफड़ा इसके अंदर होती है। और ये जो हमारा जो मेन रूप से जो ये वाला जो ऊपर वाला रीढ़ की हड्डी होती है, ये 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 को। और ये क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे ढक कर रखता, हमारे सुरक्षा देता है, किसे, फेफड़ा को सुरक्षा देता है ना। चलिए आगे देखा जाए। कहा क्या कि मानव में श्वसन अंग फेफड़ा होता है जो वायवीय जो वायवीय श्वसन द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वायवीय श्वसन किसे कहा गया था, कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उस श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते थे। ठीक है, ये तो आपको पता है पीछे वाला। यदि नहीं पता तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम डेली मतलब एक कल गैप हो गया था, और अधिकांश मतलब कि डेली बाई डेली एक क्वेश्चन आपको अपलोड की जाती है। और वो क्वेश्चन है कि जो आपको बोर्ड में पूछी जा चुकी है, या तो पूछने लायक क्वेश्चन है ना। तो आप इस टॉपिक को आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप नहीं देखे तो पहला एक्सरसाइज से बना दिया गया। ये सेकंड मतलब मान के चलो कि ये हमारा पार्ट एक तरह से देखा जाए तो ग्रामा या ब्राह्मा पार्ट होगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला पॉइंट देखो, यही वाला जो टॉपिक की बात कर रहे थे ऊपर है ना, ये जो लैरिक्स है, नासिका क्षेत्र उसमें दिखाया गया था, इसमें नासिका क्षेत्र नहीं दिखाया। ये लैरिक्स हो गया। लैरिक्स के बाद ट्रैकिया आया। ट्रैकिया जो आगे चलकर फेफड़ा में बढ़ जाती है। चलो आगे देखो उसके बाद फिर से समझाएंगे इस फिगर को। नासिका छिद्र से स्टार्टिंग होती है। नासिका हमारा वायु को ले जाता है। कहा क्या, नासिका जो होती है, नासिका मुख द्वार के ठीक नीचे होती है। ठीक है, ऊपर होती है, नीचे कहाँ, मुख द्वार ये है और ऊपर में होती है ना। ठीक, कहाँ पे होती है, ऊपर स्थित होता है। ठीक है, आगे कहता है कि इसमें 2 गोलाकार छिद्र होती है। बाहर से 2 गोलाकार छिद्र होती है, और यही 2 गोलाकार छिद्र जो होती है वायुमंडल से ऑक्सीजन को या वायु को, ऑक्सीजन तो प्योर रहता नहीं है क्योंकि उसमें तो मिश्रण होती है, वो मिश्रण को क्या करता है, वायु जो मिश्रण है उसे क्या करता है, नासिका छिद्र द्वारा ये ले जाता है। मतलब यही गोलाकार छिद्र द्वारा ले जाती है, जो अंदर की ओर नासिका बेस में खुलते हैं। अंदर की ओर जो ये हमारा गोलाकार आगे चलकर बेस में बच जाती है। बेस मतलब चेंबर होती है, 2 चेंबर होते हैं। नासिका क्षेत्र में 2 चेंबर होती है। इनसे बांटने के लिए उपास्थि की पट्टियां पाई जाती है। बीच में उपास्थि की पट्टियां पाई जाती है, और यही उपास्थि की पट्टियां क्या करता है, उसे 2 भागों में बंटवारा कर देता है ना। आगे देखिए, आगे कहा क्या, प्रत्येक नासिका बेस के बीच में एक उपास्थि द्वारा अलग रहते हैं, जिसे नासा पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारे नासिका को अलग करने का जो पट्टी जो होती है उसे हम लोग क्या होते हैं, नासा पट्टिका कहते हैं। अगला टॉपिक देखा जाए। आगे कहता है क्या कि नासिका बेस में कई छोटी छोटी रोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रोम पाई जाती है। ये रोम करता क्या है सर जी, तो ये रोम जो हमारे वायु के साथ जो धूल कण आते हैं, और वहाँ पे म्यूकस भी पाई जाती है। और म्यूकस क्या करता है कि वो ये जो तुम्हारा रोम है वो वायु में आने वाले धूल कण को रोकेगा, और जो म्यूकस जो होती है, म्यूकस क्या करता है, उसे चिपका लेता है अपने आप में, है ना। आगे देखा जाए, रोम पाई जाती है जो वायु में आए धूल कण को क्या करता है, रोक देता है। और यहीं पे म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस उसे क्या कर लेता है, चिपका लेता है। अब वो फेफड़ा की ओर जाने नहीं देता है। आगे देखा, नासिका बेस में घ्राण क्षेत्र, इसमें 2 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, घ्राण क्षेत्र होते हैं, और एक होता है कौन, श्वसन क्षेत्र पाई जाती है। आपका जो नासिका बेस में जो होती है, इस नासिका बेस में 2 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र का नाम होता है क्या, घ्राण क्षेत्र, और दूसरा का नाम होता है घ्राणा क्षेत्र उसे कहते हैं। और एक क्षेत्र का क्या बोलते हैं, श्वसन क्षेत्र होती है। श्वसन क्षेत्र जो वायु को क्या करता है, वो ले जाने का कार्य करती है। जो घ्राण क्षेत्र जो होती है, वो घ्राण क्षेत्र आपको सूंघने में मदद करता है। किसमें, सूंघने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखो वही चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। कहा क्या, मानव में घ्राण क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से मनुष्य में सूंघने की क्षमता क्या होती है, निम्न होती है, मतलब बहुत कम होती है। आप पता होगा, आप देखे भी होंगे CID मूवी देखे, उसमें आपको पता चलता होगा कि कुत्ते की बहुत ज्यादा अहमियत होता होगा। जो फौज ये सब जो होते हैं वो कुत्ते ये सबको बहुत पालते हैं। वो उसको सूंघने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास घ्राण क्षेत्र की जो मात्रा होती है
होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ा होता है, इसी के कारण से वो आराम से सूंघ लेता है। और मानव ये सब की बात किया जाए तो उसमें घ्राण क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा छोटे होते हैं, इसके कारण से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं बढ़िया से सूंघ पाते हैं, मतलब हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो कुत्ते ये सब सूंघ लेते हैं वो चीज़ को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। देखते उसको कपड़ा को दे दे के उसे सूंघाया जाता है, जैसे क्राइम जो कर देता है तो उसका कपड़ा रह गया या बाल किसी भी कोई चीज़ का ऐसा अंश बच जाए उसको सूंघा दिया जाता, तो उसका जो चोरी करने वाला जो व्यक्ति होती है, जो आपका जो क्रिमिनल है, उसको वहाँ तक वो पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सूंघने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग के पास उतना सूंघने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें घ्राण क्षेत्र उसमें बड़ा होता है, हम लोग में क्या होती है, छोटा होता है। आगे देखा जाए, जिसके कारण से मनुष्य में सूंघने की क्षमता क्या होती है, निम्न स्तनधारियों से क्या होती है, कम होती है। वो लोग ज्यादा सूंघ पाता है, हम लोग नहीं सूंघ पाते, बहुत कम। नासिका बेस में अंदर की ओर कहाँ पे खुलती है, ग्रसनी में। कहाँ पे? ग्रसनी में। वही ग्रसनी में जो आगे पता होगा, जब पाचन तंत्र पढ़े होगे तो वहां पे मिला होगा कंठ द्वार और निगल द्वार, है ना, कंठ द्वार और निगल द्वार। वही कंठ द्वार फिर जाकर खुलेगा, और कंठ द्वार आगे चलकर किस में खुलती है, कंठ द्वार को वहीं पे रहती है कौन, एपिग्लॉटिक्स रहती है। एपिग्लॉटिक्स के ही पास एक भाग और होती है जिसका नाम होती है लैरिक्स नाम होती है ना। आगे चला जाए, आगे कहता है क्या, लैरिक्स है। लैरिक्स या हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिक्स या स्वर यंत्र जो होती है वो कहता है क्या, कि ग्रसनी कंठ द्वार के, ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र में खुलती है। यही खुलती है ना, में खुलती है, ये नहीं होगा। कहा क्या कि जो ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे, ठीक समीप या ठीक नीचे क्या होते हैं, एक छोटी सी रचना जिसे क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये स्वर उत्पन्न करता होगा। जो हम बोल रहे हैं अब तक आवाज जो जा रही है ना, वो किस यंत्र के कारण से मेरे से आवाज निकल रहा, तो ये लैरिक्स या स्वर यंत्र। जिस व्यक्ति का लैरिक्स या स्वर यंत्र डैमेज रहता है, खराब रहती है, तो वो क्या होते हैं, गूंगे होते हैं, वो बोल नहीं सकता है कभी। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कहता है क्या, कि स्वर यंत्र के चलते ही किसी महिलाओं का आवाज, किसी का, सभी महिलाओं का, यहाँ पे हम सभी महिला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी महिलाओं का आवाज क्या होती है, पतला होता है। क्या होती है, पतला ना पतली कर दीजिए, पतली होती है। जबकि पुरुषों का आवाज क्या होती है, भारीपन होता है। हम लोग जो आवाज करते हैं, थोड़ा सा भी यदि घर में देखते होगे कि कभी कभी ऐसा बोल देते हो कि खाना दो, तो लगेगा, कहेगा कि तुम गुस्सा कर बहुत ज्यादा बोलते हो, लगता है कि कितना मतलब गुस्सा में। क्यों? अब उन लोगों को सिखाइए, मम्मी को सिखाइए कि हमारा जो प्राकृतिक से ही ऐसा बनाया गया है कि हमारा आवाज क्या है, भारी है। भारी क्यों? क्योंकि हमारा जो लैरिक्स जो होती है महिलाओं की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी सी मतलब कि मोटा होता है, मतलब उसका जो नली होता है वो मोटा होता है। अच्छा देखे होगे कभी, एक पतला पाइप से आवाज दीजिए और एक मोटा पाइप से आवाज दीजिए, देखिएगा जो पतला पाइप वाला जो आवाज होगा थोड़ी सी सुरीली होगी, मतलब पतली सी दिखाई पड़ेगी, आवाज बहुत सुरीला सा आएगा, कम आएगा। जबकि मोटा वाला से देखोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, आवाज थोड़ा सा फटफटा सा जैसा आएगा, भारीपन जैसा आएगा। तो वही कारण है मानव में स्त्री और पुरुषों का आवाज। स्त्रियों को देखोगे गीत गाने में या जो गाने में बहुत माहिर होते हैं, उनका आवाज सुरीला होता है। लेकिन पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुषों में थोड़ा सा क्या होती है, भारीपन। ऐसा नहीं कहते कि कुछ व्यक्ति, मतलब बहुत रेयर केस में कुछ व्यक्ति सिंगर ऐसे हैं जो, सिंगर तो बहुत ज्यादा भारत में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत महान वैज्ञान, मतलब कि आपका सिंगर है ना, गाना गाने वाले। लेकिन ऐसे देखा जाता है तो स्वर यंत्र की जो अपेक्षा से, कि जो जिनके मतलब पुरुष जो होते हैं उसके स्वर यंत्र क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है, और जो महिलाएं जो होती है उनकी स्वर यंत्र क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है ना। चलिए आगे देखे जाए। आगे क्या कहता है कि स्वर यंत्र जो होती है पीछे की ओर क्या होती है, श्वास नली में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, श्वास नली में। श्वास नली जो आगे की ओर चलेंगे, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जाने थे, है ना। आगे देखा जाए, अच्छा स्वर यंत्र के बारे में बता दिया। और यहीं पे स्वर यंत्र जो होती थी, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर एक क्या था, एक भाग था जिसका नाम था एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स ही रास्ता बतलाने का कार्य करता है कि आप भोजन है तो उसे निगल द्वार के रास्ते ले जाना है, और जो वायु है तो वायु को कंठ द्वार के, मतलब कि नली के द्वारा ले जाना है, वही बताने का कार्य करता है। मतलब वो एक शटर की तरह कार्य करता है।
ठीक है। चलिए, और जो स्वर यंत्र तुमसे पूछेगा तो क्या बताना है कि ये आवाज उत्पन्न करने का एक ये मतलब कि भाग है। आगे देखा जाए, आगे क्या कहा कि श्वास नली जो होती है या ट्रैकिया जो होता है यह करीब करीब कितने सेंटीमीटर, अभी पीछे बताया था कितना सेंटीमीटर था, 11 सेंटीमीटर। इसकी व्यास की बात करें तो व्यास कहीं भी दिया होगा, इसका व्यास जो होते हैं वो कितने होते हैं, 16 mm होता है। कितना होता है, 16 mm होता है। व्यास जो होता है वो कितना होता है, 16 mm। लंबाई की बात करें, ये जो हमारा भाग है, ये जो हमारा भाग है वो क्या होती है, तो हमारा 16 मतलब कि 11 सेंटीमीटर हो, जिसे श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। और उसकी मोटाई की बात करें, उसकी यदि ऐसे मोटाई की बात करें तो कितना होता है, 16 mm होता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बताते हैं, देखो पीछे वाला टॉपिक में थोड़ा सा, जो ये हमारा स्वर यंत्र है देखते होगे, महिलाओं में ये थोड़ा ये वाला जो ऊपर जो ऐसे बिक देता है वो नहीं बिकता, बहुत कम मात्रा में बिकती है, लेकिन पुरुषों में ये क्या होती है, ये बिक देता है, वही भाग है ना, यही लैरिक्स। ये जो आप ऐसे जो है निकल जाता है, कभी ऐसे से बोलते होगे तो लगता होगा कि आवाज वाइब्रेट जैसा ऐसे करते करते होगे तो निकल करता होगा, है ना। तो यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्वर यंत्र है। यानी तो कहीं बोलिए और यहाँ पे उंगली रखकर देखिए, लगेगा झनझन जैसा करेगा, तो यही तुम्हारा क्या है, स्वर यंत्र होती है। महिलाओं में ये छोटी होती है, पुरुषों में थोड़ा सा बड़ी होती है। चलो आगे, कितना सेंटीमीटर लंबाई था इसका, 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसका जो व्यास था जो कितना था, तो 16 mm था। चलिए आगे कहता है क्या, श्वास नली में कई वलयाकार संरचना होती है, वलयाकार संरचना होती है। देखो वलयाकार संरचना आपको दिखाते हैं, देखो ये जो है ना, ये है ना वलयाकार, ये वलयाकार जैसा जैसा दिखाई पड़ रहा, ये वलयाकार, यही संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, या श्वास नली के नाम से जानते हैं। और यही ट्रैकिया आगे चलकर क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा, 2 भागों में। आगे चलो दिखाते हैं। देखो वलयाकार संरचना होती है जो उपास्थि का बना हुआ रहता है। बना हुआ किसकी रहती है, तो हड्डी जो उपास्थि होती है वो कौन सा, मुलायम वाला, मुलायम हड्डी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मुलायम हड्डी। हड्डी ऐसे देखे होगे, जैसे कान की हड्डी, ये भी एक प्रकार का हड्डी है, नाक का हड्डी, ये भी एक प्रकार का हड्डी है। तो ये जो कान और नाक की जो हड्डी है, उसी तरह से जो हमारा ट्रैकिया में जो भाग है, ये ट्रैकिया जो हमारा है वही किसकी बनी होती है, तो उपास्थि या मुलायम हड्डी की बनी होती है। ठीक है, आगे देखे जाए, आगे कहता है क्या, यह वलयाकार संरचना ट्रैकिया को क्या करता है, मजबूती देने का कार्य करती है। आप देखे होंगे कि पहले जो पाइप आता था, अब तो सब चिकना चिकना रंग बिरंगे आते हैं, लेकिन पहले जब ये क्या कहते हैं उसे मशीन चलाने के लिए पीटर को जब चलाने के लिए बात करता था, या जनरेटर चलाने की बात करते थे, तो उसमें हरा हरा का एक पाइप आता था, और हरा हरा का एकदम इस तरह से ऐसे ऐसे करके एकदम पतला पतला सा एकदम मुड़ा घुमाव ऐसा एकदम होता था उसके अंदर से, है ना। तो ये जो होता था उसी तरह से ये क्यों दिया जाता था कि मजबूती हो, उसका क्या हो, मजबूती हो। तो वही चीज कहता है यहाँ पे कि जो ये इसकी संरचना जो वलयाकार होने का जो कारण है वो क्या है, ट्रैकिया को क्या देता है, मजबूती देता है। क्या देता है, मजबूती। साथ ही साथ जब हवा यदि निकले तो ऐसा ना कि हवा निकले तो पुचक जाए, मतलब पिचक जाए, जैसे नली है, अब हवा जैसे निकल जाता है, ऐसे सट जाता। जब हम सांस छोड़ते हैं, जब वायु छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में तो चिपक जाता। तो इसी के कारण से प्रकृति ने क्या किया, उसमें एक घुमावदार संरचना दे दिया कि वो पिचक न सके, तथा हवा निकलते समय पिचकने से क्या करता है, बचाता है उसे। तुमसे पूछेगा कि ट्रैकिया में वलयाकार संरचना क्यों दिया गया है या क्यों होती है, तो क्या बताओगे, क्योंकि ये ट्रैकिया को क्या देता है, सबसे पहले तो मजबूती देता है, साथ ही में ये क्या करता है कि जब हवा निकल जाए तो उसे पिचकने से बचाता है। आगे कहता है ट्रैकिया आगे चलकर बच्च गुहा में प्रवेश करता है। अच्छा, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये बच्च गुहा पता है आपको, उदर गुहा, बच्च गुहा, श्रेणी गुहा, ये 3 प्रकार की गुहा होती है हमारे शरीर में। उदर गुहा, बच्च गुहा और एक श्रेणी गुहा। सबसे ऊपर जो होती है, ये जो हमारा जो फेफड़ा और जो हृदय जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, बच्च गुहा में। जो हमारा जो पेट जो होती है वो कहाँ स्थित होती है, तो उदर गुहा में। इसीलिए हम लोग कभी कभी गणेश जी को क्या बोलते हैं, लंबोदर के नाम से, जिनका उदर क्या हो, लंबा हो, लंबोदर बोलते हैं ना। तो ये जो हमारा लंबोदर बोलने का जो अर्थ है वो उनका क्या है, उदर गुहा है। वो उदर गुहा उनका क्या होती है, लंबा होता है। तो हमारा जो पेट जो होती है वो कहाँ होती है, उदर गुहा में स्थित होती है। और जो श्रेणी गुहा जो होती है, जहाँ पे हमारा क्या होती है, जननांग स्थित होती है।
जनरल अंग यदि तुमसे पूछा जाए तो कौन सी गुहा में स्थित होती है, तो सर जी श्रेणी गुहा। ये होता क्या है सर, गुहा, श्रेणी गुहा, उदर गुहा, बच गुहा है क्या, एक जगह का नाम है। उदर गुहा का मतलब, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। सबसे पहले ये बात को क्लियर कर लीजिए, क्या होती है गुहा का मतलब होता है क्या, खाली स्थान। ठीक है, गुहा हमारे शरीर में 3 प्रकार के, एक का नाम बच गुहा, दूसरा का नाम उदर गुहा, तीसरा का नाम क्या होती है, तो श्रेणी गुहा होती है। तो ये हमारा जो ट्रैकिया है या जो फेफड़ा जो होती है वो कहाँ स्थित होती है, तो बच गुहा में स्थित होती है। तो कहा क्या कि प्रवेश करती है आगे। ट्रैकिया जो होती है ये जो तो है वो ऊपर है, बच गुहा से ऊपर है, लेकिन ये वाला जो भाग आ जाएगा, ये हमारा जो पूरे जो चेस्ट आ जाती है वो क्या हो जाती है, कहाँ पे चला जाता है, बच गुहा में प्रवेश कर जाती है। बच गुहा में प्रवेश करती है, जहां पर यह 2 श्वासनियों में, ब्रोंकस के नाम से जानते हैं, ये 2 श्वासनियों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। कितने भागों में विभक्त हो जाती है, 2 श्वासनी में। अभी पीछे हम लोग फिगर में हम लोग देखे थे, है ना, ये वाला ये देखो, ये जो फिगर है, ये जो फिगर हमें दिखाई पड़ रही है, मिटाते हैं थोड़ा सा, देखो ये वाला जो भाग है, देखो ये ऊपर से जो ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया था, और यहाँ से श्वासनी में विभक्त हो गया। किसमें विभक्त हो गया, श्वासनी में। यदि हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, श्वासनी, श्वासनी में विभक्त हो गया। आगे चलकर पुनः श्वासनी जो होती है, आगे चलकर क्या होती है, पुनः से श्वासनी क्या हो जाती है, फिर एक श्वासनिकाओं में विभक्त हो जाता है। देखो आगे चलो, देखो क्या कहता है, हाँ, 2 श्वासनियों में विभक्त हो जाती है। फिर कहता है ट्रैकिया की तरह श्वासनियों में भी, कहाँ पे, श्वासनियों में भी वलयाकार संरचना उपस्थित होती है। अच्छा, वलयाकार संरचना उपस्थित होती है, क्या होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है ना, उपस्थित होती है, ये उपस्थित होती है। जो जिस तरह से हमारे ट्रैकिया में था कि वलयाकार संरचना जो दिखाई पड़ रही थी, उसी तरह से जो ये श्वासनी जो 2 भागों में जो बटा था, उस भाग में भी क्या पाई जाती है, तो वलयाकार संरचना की। वहां पर भी वलयाकार संरचना देने का अर्थ भगवान का यही होगा, क्योंकि यदि वायु आए तो वायु निकले तो उस समय पीछा करना पाए, साथ ही साथ उसे मजबूती देने का कार्य किया जा रहा होगा। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहा क्या, प्रत्येक श्वासनी जो होती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं, ये प्रत्येक श्वासनी क्या होती है, फेफड़े में प्रवेश करती है। यहाँ से ये फेफड़े में प्रवेश कर जाती है गुरुजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा क्या, श्वासनिकाओं प्रवेश कर किसमें विभक्त हो जाती है, श्वासनिकाओं में। अभी तो बताया किसमें विभक्त हो जाता है, श्वासनिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे भी क्या बोलते हैं, ब्रोंकिओलस कहते हैं। ये कितने, ये ढेर सारे, 1-2 नहीं, ये ऊपर में तो 2 था, लेकिन आगे चलकर ये कई श्वासनिकाओं में विभक्त हो जाती है। आगे देखा जाए, संपूर्ण श्वसन तंत्र, संपूर्ण श्वसन तंत्र का स्तर किसकी बनी होती है, एपिथेलियम का। तुमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि जो तुम्हारा श्वसन तंत्र है वो किस ऊतक की बनी होती है, तो क्या बताओगे सर जी, एपिथेलियम ऊतक की। किसकी बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक की बनी है, उपकला ऊतक जिसे कहते हैं, है ना। आगे कहता है क्या कि प्रत्येक श्वासनिका जो होती है आगे चलकर फिर से पतली शाखाओं में बढ़ती है। ये जो तुम्हारा जो ब्रोंकियोलस था, ये जो तुम्हारा श्वासनिकाओं था, फिर से आगे चलकर शाखाओं में बढ़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कोष्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्टिका। ये वायु कोष्टिका वाहिनियां कहलाती है, वायु कोष्टिका नहीं कहलाते, वायु कोष्टिका वाहिनियां कहलाती है। और यही वायु कोष्टिका वाहिनियां जो होती है, ये आगे चलकर अनेक छोटी छोटी ये वाहिनियां आगे चलकर छोटे छोटे किस्में बढ़ जाती है वायु कोष्टिका में। 1-2 वायु कोष्टिका में ना, इस करीब 7 मिलियन, लगभग 7 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन के आसपास ये बन जाती है। कितने छोटे छोटे गुच्छा बनाता है, 7 बिलियन के करीब ये गुच्छाओं में विभक्त हो जाते हैं। मतलब ये अंगूर की गुच्छा तुम देख रहे हो ना, एकदम प्योर अंगूर की गुच्छा की तरह होती है। और वहीं पे कौन रहता है तुम्हारा, तो रक्त केशिकाएं होती है। और रक्त केशिकाएं क्या करता है, वहां पे हीमोग्लोबिन रक्त पकड़ कर रखता है, हीमोग्लोबिन। अब रक्त केशिकाएं तो है, तो हीमोग्लोबिन रक्त रहेगा तो उसके पास क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन है जो क्या करेगा, तुम्हें ऑक्सीजन को पकड़ेगा। वही ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका की जरूरत होती है ना। यही कोशिका को, यही ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। क्या बताया कि जो हमारा वाहिनियां है अनेक छोटे छोटे किस्में विभक्त हो जाती है वायुकोश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई के नाम से जानते हैं।
किसे क्या कहते हैं, तो एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब करीब कितने वायुकोष्ठिका 7 × 10⁸ वायुकोष्ठ के आसपास ये पाई जाती है। मनुष्य के फेफड़ों में करीब 400 से 800 वर्ग फीट वायु की सतह उपलब्ध होता है। वायु की सतह मतलब उतना वहां पे क्षेत्रफल होती है, वही क्षेत्रफल जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में कहा था कि गैसों का विनिमय के लिए जो मानव जो फुफ्फुस जो होती है उसमें फेफड़ाओं का जो अभिकल्पित किया जा रहा है वही अभिकल्पित किया जा रहा था, यही अभिकल्पित किया जा रहा, मतलब यही स्पेस बनाई जा रही है वायु को रखने के लिए और वायु को बाहर करने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए। अब देखो, अब चाहिए आगे कहता है क्या कि मानव में फेफड़ा बच गुहा में स्थित हो, ये तो पीछे हम लोग देख चुके थे। मनुष्य के फेफड़ों में 2 स्पंजी गुलाबी नुमा संरचना होती है। ये स्पंजी नुमा गुलाबी संरचना जो मतलब जो हमारा फेफड़ा जो होती है वो भी क्या होती है आगे चलकर दोनों साइड से, मतलब उसकी जो संरचना है, ये जो संरचना जो होती है, चलो देख लेते हैं पीछे है फिगर कहाँ पे, कहीं पे हमारे ये जो हमारा है ये जो संरचना है ये स्पंजी गुहानुमा संरचना होती है, स्पंजी नुमा संरचना होती है। और ये जो संरचना जो दिखाई पड़ रही है दोनों साइड की बात करते हैं, ऐसा नहीं ये केवल एक साइड नहीं होती है, दोनों साइड होता है ना। और ये जो होता है वो हमें क्या कहलाता है, इसे प्लूरा या मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन या पैराइटल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। देखो, और थोड़ा मात्रा में शायद हमको ख्याल से बच गया होगा, बस हो गया। कहता प्लूरल गुहाओं के चारों तरफ पायराइटल झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है और एक पतला आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा के कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। आगे फेफड़ा और पैराइटल प्लूरा के बीच में एक द्रव भरा होता है और वो द्रव क्या करता है कि जब हमारा जो फेफड़ा पचकती है, फूलती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये वो घर्षण से क्या करती है, बचाती है। थोड़ा सा हम फिगर के आपको बताते हैं। देखो, ये हमारा सिंपल सी ए हमारा क्या था, ये हमारा पूरा लंग्स है। ऊपर में मान लिया जाए कि हमारा यहाँ से नासिका छिद्र आया, नासिका छिद्र से वायु प्रवेश किया, कहाँ पे गया, तो हमारा कंठ द्वार के आसपास एक क्या नाम था, निगल द्वार, कंठ द्वार, हाँ, ग्रसनी के नीचे एक कंठ द्वार था, कंठ द्वार में वो प्रवेश कराया। प्रवेश करके कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, तो हमारा एक भाग था जिसका नाम था ट्रैकिया। लेकिन ट्रैकिया पर पहुंचने से पहले हमारा एक भाग और मिलती है जिसका नाम होती है क्या नाम होती है, लैरिक्स नाम होती है। गुरुजी, क्या नाम होता है, लैरिक्स। लैरिक्स क्या कर रहा था, तो ये आवाज उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करने का जो कार्य करता है वो तुम्हारा कौन करती है, तो सर जी लैरिक्स करता है। आगे जैसे इसके आगे चलते हैं तो हमारा प्रवेश करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे चलकर कितने में, 2 श्वासनी में बढ़ जाती है। कितने में, 2 श्वासनी आगे चलकर कई पतली पतली सी और शाखा में बढ़ती है जिसका नाम था श्वासनिकाएं। श्वासनिकाएं आगे चलकर क्या हो जाती है, वायुकोष्ठिका वाहिनिया में बढ़ जाती है। वाहिनिया में बढ़ जाता है। और ये वाहिनियां जो होती है आगे चलकर क्या किसका निर्माण करती है, वायुकोष्ठ का निर्माण करती है। वायुकोष्ठ का निर्माण करती है। और यही वायुकोष्ठ जो होती है हमारे फेफड़े में करीब 7 मिलियन के आसपास, ये 7 बिलियन के आसपास पाई जाती है, जहां पे ऑक्सीजन का जो रक्त केशिकाएं होती है, और ये रक्त केशिकाएं, ये जो छानी यहाँ पड़ी जो ऑक्सीजन पकड़ा, ये ऑक्सीजन पकड़ा और ऑक्सीजन को पकड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से डायरेक्ट क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देता है। और ये जो ऑक्सीजन पकड़ाया, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन था, ये हीमोग्लोबिन को दिया और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो रक्त में ये जो हमारा जो ऑक्सीजन था पूरे शरीर में ले जाती है, यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक, कोशिकाओं तक। तो ये जो हमारा था, क्या था हमारा टॉपिक, जिसका नाम था कि श्वसन अंगों का विवरण दे या सचित्र वर्णन करे, या गैसों का विनिमय कैसे होती है उसके बारे में आप इसकी क्षेत्रफल को अभी कल्पित करें। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, लाइक करना। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।